Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Manu Tariq and I welcome you all to Pen Gravity. In today's video we will discuss about the editorial that has been published in today's Dawn newspaper. यानी कि आज 12 अगस्त 2025 है तो 2025 12 अगस्त को जो डॉन न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पब्लिश हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो से। हमें पता है कि जो आप सबको पता होगा जो भी CSS PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है न्यूज़पेपर का कि न्यूज़पेपर में बेसिकली 3 हमारे पास एडिटोरियल्स आते हैं और इसके अलावा हमारे पास 4 ओपिनियंस होते हैं। ये एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं आपकी CSS PMS प्रिपरेशन का। इसी वजह से पेन ग्रेविटी का ये इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ये वीडियोज़ के थ्रू आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं इन एडिटोरियल्स और ओपिनियन से रिलेटेड। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहे हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को हासिल करना चाहे तो वो हमारे साथ रजिस्टर हो सकता और हमारे पास 2024 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक तमाम ओपिनियंस और एडिटोरियल्स जो हैं वो वीडियो फॉर्म में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम डॉन के जितने भी लेक्चर्स हैं वो एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए कि आप लोगों को आपकी ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प की जा सके। अभी जो 2025 में जनवरी से लेकर अगस्त तक के भी जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर हैं उनको तो ये ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन जिनके पास ये नहीं है वो हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके फोकल पर्सन के साथ राब्ते में आके ये तमाम वीडियो लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं। डॉन ओपिनियन वीडियोस 2025 का एक कंप्लीट पैकेज हमारे पास मौजूद है, तो ये आप जो है इसको भी एक्सेस इसकी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एडिटोरियल्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे पोस्ट होते हैं, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और इनिशिएटिव लिया है। आपको पता है इप्री जो है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसमें भी जर्नल्स पब्लिश होते हैं। ये इसमें रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि एक्सट्रीमली हेल्पफुल हैं फॉर योर प्रिपरेशन, आपके करंट अफेयर्स के लिए, ऐसे के लिए, और जनरली आपको कहीं ना कहीं ये ऑप्शनल्स में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा न्यू इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसपे हम इनके वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बनाकर आप लोगों की सहूलियत के लिए उन पर स्लाइड्स भी बनाएंगे, तो उनको भी एक्सेस आप कर सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग आर गिवन नंबर। अब ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपको इंग्लिश, ऐसे, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्पफुल होंगी। इसके साथ साथ तमाम वो स्टूडेंट्स जो उनका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है और जिन्होंने सोशल साइंसेस से रिलेटेड ऑप्शनल्स रखे हैं उनकी क्रिटिकल अप्रोच डेवलपमेंट और आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग के लिए भी ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल होंगे। और हम ऐसे प्रैक्टिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके लिए एक और प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ है, दैट इज़ ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम। तो जो स्टूडेंट्स अपने ऐसे को इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं वो भी हमारे साथ लिंक में आके अपने ऐसे इवैल्यूएट करवा सकते हैं। ओके, सो नाउ ये इसमें करंट अफेयर्स और पाकिस्तान के जो भी ग्लोबल रिलेटेड वीडियोस दी गई हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कौन से रीसेंट इश्यूज़ हैं और उनके ऊपर अपने MCQ के नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे 3 एडिटोरियल्स हैं। सबसे पहले एडिटोरियल है अनदर अमेंडमेंट। अब ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? आप सबको पता है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो गई हैं और ये 26th अमेंडमेंट जो है ये लेटेस्ट अमेंडमेंट थी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनी। अभी हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ 26th अमेंडमेंट पाकिस्तान देख ही रहा है जिस तरह कोर्ट्स के डिसीजंस में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और डिबेट पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर या सेटअप में स्टार्ट हो गई है। और वो डिबेट क्या है कि 27th अमेंडमेंट को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब 27th अमेंडमेंट क्यों करवाई जा रही है? वो इसलिए है ताकि जो ऑलरेडी चेंजेस 26th अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गए हैं उनको और पक्का किया जाए, यानी उनको और फिक्स किया जाए। क्यों अब ये इसकी बात भी अब ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि 26th अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस कोर्ट के थ्रू आए हैं। एक तो था जी रिजर्व सीट्स का डिसीजन। रिजर्व सीट्स के डिसीजन से क्या हुआ था कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट थी उनकी पहले हमारे पास देखते हैं कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी, यानी मेजॉरिटी सीट्स उनके पास हासिल नहीं थी। तो रिज़र्व सीट्स के डिसीजन के बाद उनकी जो मेजॉरिटी है आपकी असम्बली में वो क्या हो गया जी, 2/3 मेजॉरिटी हो गया। इसके साथ साथ जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक एस्पेक्ट है। और इसके अलावा जो कोर्ट ने डिसीजन दिए उसमें मिलिट्री ट्रायल का भी डिसीजन था, तो दैट इज़ अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि हमें 26th अमेंडमेंट के नतीजे में बनने वाली कोर्ट्स के
ज़रिए हासिल हुआ। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो आपकी 26th अमेंडमेंट आई उसने क्या किया, पॉलिटिकल डायनामिक्स पाकिस्तान में चेंज कर दिए। किस तरह से कि अब जो हमारी गवर्नमेंट है उनको 2/3 मेजोरिटी मिल गई है। 2/3 मेजोरिटी मिलने का क्या मतलब है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट क्लॉज है, यानी कि एक प्रोविजन है जो कि डील करती है अमेंडमेंट से। वो बताती है कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज या अमेंडमेंट लेके आई जाएगी। उसके लिए एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेकर आना है तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी पहले हासिल नहीं थी, आपके कोर्ट्स के डिसीजन के बाद ये मेजोरिटी हासिल की गई है। इसलिए अब बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि क्योंकि अब हुकूमत के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चेंज लेकर आ सके, इसलिए वो 27th अमेंडमेंट को हिंट कर रही है कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग दैट। अब हम देखते हैं कि 26th अमेंडमेंट से अब तक हुआ क्या है। अब 26th अमेंडमेंट आपको पता है कि इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए था जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवानी थी। हम ये देखते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, यानी 26th अमेंडमेंट के वक्त क्या आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन थी और अब क्या है। तो जब 26th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करानी थी तो अपोजिशन की सपोर्ट चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक 2/3 मेजोरिटी हासिल नहीं थी। इसलिए जो है ना, जो लॉ मेकर्स हैं, जो अपोजिशन है, वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर भी लेकर आती थी और उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब 26th अमेंडमेंट आई भी थी तो इवन जो जितने भी लॉ मेकर्स या आप असेंबली मैन कह लें, उनको नॉलेज भी नहीं था कि ये क्या बिल या ये क्या ड्राफ्ट है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने एक रेडी ड्राफ्ट दिया था, लेकिन उसमें बाद में उन्होंने चेंजेस भी इंट्रोड्यूस कर ली थी। अब सिचुएशन क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपका 26th अमेंडमेंट के नतीजे में बना, जिसने रिजर्व सीट्स का फैसला दिया, तो उन्होंने आपकी गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड किया है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के लिए अब अमेंडमेंट पास करना रिलेटिवली ज़्यादा ईजी है उस टाइम से जब उन्होंने 26th अमेंडमेंट पास करनी थी। यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लेकर आना ज़्यादा आसान हो गया गवर्नमेंट। अब हम पढ़ते हैं कि 26th अमेंडमेंट क्यों गवर्नमेंट लेकर आना चाहती है और उसके ज़रिए क्या चीज़ें हैं या क्या प्रपोज्ड चेंजेस हैं जो कि वो इसको लाकर चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तक कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको 26th अमेंडमेंट के भी पैसेज के तरीके के लिए पता होना चाहिए कि 26th अमेंडमेंट जब पास हुई थी तो उसका इवन जो MNAs थे उनको भी नहीं पता था कि ये अमेंडमेंट क्या है। दे वर ओनली आस्क्ड टू वोट ऑन इट। इसी तरह 26th अमेंडमेंट को भी अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसका कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो नून लीग की हुकूमत है या उनकी लीडरशिप है, वो अपने लीगल एडवाइज़र्स और वो सारे इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि 26th अमेंडमेंट आएगी, यानी उसकी तरफ ये एक हिंट दे रहे हैं। अब क्या उसके बारे में स्पेकुलेशंस या अफवाहें क्या हैं कि ये एक ऐसी अमेंडमेंट होगी जिसके थ्रू जो जुडिशल रिफॉर्म्स आपने 26th अमेंडमेंट में किए हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, यानी उनको और फिक्स किया जाएगा। इसका एम क्या है कि जी आप ऑल्टर करेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और टेन्योर का प्रोसेस, यानी जजेस के जो टेन्योर है कि कितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने जज बनना है उसको चेंज करेंगे और उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो है उसको फर्दर चेंज करेंगे। और इसके बाद आपकी जो हायर कोर्ट्स हैं, अब हायर कोर्ट से क्या मुराद होता है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं उनकी पावर्स को एडजस्ट करने की बात है और इसके साथ साथ एक पूरा मैकेनिज्म लेकर आने की बात करें जिसके थ्रू जुडिशरी के ऊपर जो आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो क्या करेगी, ओवरसाइट करेगी। यानी आपका जो पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा मॉन्टेस्क का एक कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर का, कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेपरेट होगी हर ऑर्गन ऑफ द स्टेट और वो चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेगी। तो इस जो प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर को, इसको वायलेट किया जा रहा है क्योंकि जुडिशरी के वर्किंग के अंदर आपकी लेजिस्लेटिव ब्रांच की एक इंक्रीज्ड जो है ना इंटरफेरेंस देखने में आ रही है। अब इससे हो क्या सकता है कि इसका रिस्क क्या है कि अगर इस तरह की अमेंडमेंट आएगी तो उससे क्या होगा। तो इससे ऐसे होगा कि जुडिशरी जो है ना उसके ऊपर इंक्रीज हो जाएगी ओवरसाइट, उसकी इंटरफेरेंस होगी। जुडिशरी विल बिकम अ टूथलेस टाइगर, यानी एक ऐसा टाइगर होगा जिसके पास दांत ही नहीं होंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। इन एसेंस जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं रहेगी। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि ये 27th अमेंडमेंट के हवाले से क्या बातें हो रही हैं। तो इसमें वो कह रही हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आप लोग में से काफ़ी बच्चे पूछ सकते हैं कि पहले भी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए हैं, तो आपने अब ये चीज़ को ना अंडरस्टैंड करना है। आपके पास है जी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 26th अमेंडमेंट में क्या बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, CB के, उसको आप समझ लें CB के तौर पे उसको लिख लेते हैं। 26th अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया, यानी
आपका सुप्रीम कोर्ट ही हाईएस्ट कोर्ट है, लेकिन उसमें बेंच एक अलहदा कर दिया कि यही बेंच जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस होंगे उनको हेयर करेगा। लेकिन 27th अमेंडमेंट से क्या चीज़ें प्रपोज करने की कोशिश की जा रही है? 27th अमेंडमेंट के साथ साथ वो कह रहे हैं कि एक और हम कंप्लीटली डिफरेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देंगे, यानी एक अलहदा से कोर्ट बनाएंगे। अब हम बेंच की बात नहीं कर रहे, अब हम कोर्ट की बात करें। ये कोर्ट क्या करेगी, तमाम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो इस कोर्ट के पास जाएंगे। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, देखें, जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट बनाई ही इसलिए जाती है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बना सके, यानी कि जितने भी उसमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको इंश्योर कर सके। अब जब आपने सुप्रीम कोर्ट से वो पावर ही ले लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल एक रिडंडेंट सी ऑर्गेनाइजेशन बन के या डिपार्टमेंट बन के रह जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या रह जाएगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के ऊपर ही नहीं कोई केस हेयर कर पाएगा। तो इस तरह की चेंज लाने के लिए हमें किस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा? आर्टिकल 175 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही बेसिकली बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है और उसकी पावर्स वगैरह क्या हैं। और इसके ये एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद होगा कि 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मिसाके जमहूरियत कहते हैं, पीपीपी और पीएमएलएन के दरमियान साइन हुआ था, और ये अक्सर एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इस तरह की बातें होती थी कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना ली जाए, लेकिन चूंकि अमेंडमेंट पास करने का प्रोसीजर काफ़ी टफ होता है, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो 2/3 मेजोरिटी है, और जिस तरह की एक अथॉरिटेरियन और हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान में पिछले 2.5-3 साल से चल रही है, तो अभी ये पॉसिबल है कि इस तरह की चेंज लेकर आई जा सके। इसके साथ साथ एक और चेंज करने की कोशिश में है ये गवर्नमेंट, और वो क्या है कि जी जुडिशल सीनियरिटी और ट्रांसफर्स के प्रोसेस को चेंज किया जाए, यानी कि एक क्लियर कट क्राइटेरिया बनाया जाए जो कि बेस करता होगा सीनियरिटी ऑफ हाई कोर्ट जजेस के ऊपर, यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट डेट और एज देखी जाएगी और उसके बाद उनकी सारी इवैल्यूएशन वगैरह की जाएगी। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि एक डेडिकेटेड जुडिशल कैडर बनाया जाए जिसके थ्रू आपकी ट्रांसफर्स वगैरह को रेगुलेट किया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल नंबर 200 में जिसमें प्रोसेस है कि किस तरह से जजेस को रिमूव वगैरह किया जाएगा, उसके अंदर चेंज लेकर आनी है, और उसमें जो है चेंज लाकर उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है ना ये पावर वेस्ट करनी है, तो फिर ही ये हो सकेगा चेंज। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि रिटायरमेंट एज जो है उसको रिवाइज करने के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। अभी जो भी हायर कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलरली, उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो उससे इंक्रीज़ करने की कोशिशों में है गवर्नमेंट। ब्रॉडर लेजिस्लेटिव नीड्स इग्नोर्ड सो फार। अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का सारा फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि हम किसी भी तरह जुडिशरी के अंदर अपनी जो ताकत है उसको बढ़ा सकें, उसके अंदर इंटरफेरेंस कर सकें, उसकी ओवर साइट हासिल कर सकें। हालांकि इसके अलावा जो आपके पास अगर ये पावर है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है क्योंकि आपके पास 2/3 मेजोरिटी है, तो ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि वाकई और हकीकतन चाहते हैं कि उसकी तरफ गवर्नमेंट का फोकस हो, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको इग्नोर किया हुआ है। क्यों इग्नोर किया हुआ है? क्योंकि उनसे गवर्नमेंट का अपना कोई गेन नहीं है, उनका अपना कुछ हासिल नहीं है, और उनकी कोई पॉलिटिकल माइलेज उनको उस चीज़ से नहीं मिलेगी। तो कौन से ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जो कि इग्नोर हो रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लेजिस्लेटिव ओवरसाइट दी जाए? तो उसमें सबसे पहले है क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब प्रोविंस, यानी ये एक ऐसा इशू है काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। आपको पता है कि साउथ पंजाब जो है वो सेंट्रल पंजाब, इनके अंदर एक टसल रहती है कि पंजाब का सारा पैसा लाहौर में ही लग जाता है। तो जो साउथ पंजाब है वो काफ़ी निगलेक्टेड एरिया है। तो इस तरह के एरिया को ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरफेयर करे और कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज के थ्रू ये एक ऐसा सूबा बनाया जाए ताकि आप इधर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कर ली जाए, लेकिन गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं है। इसके बाद क्या है कि आप जो है एक और ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लेकर आने की कि केयर टेकर सेटअप जो है उसको चेंज करें, उसको रिविजिट करें, उसकी गवर्नमेंट्स को पावर को डिफाइन करें और उसकी ड्यूरेशन को देखें, लेकिन इसकी तरफ भी गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है। अब केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है? जब भी एक गवर्नमेंट जो है उसकी टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और नेक्स्ट इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड के लिए जब तक न्यू इलेक्शंस हो नहीं जाते और न्यू हुकूमत फॉर्म नहीं हो जाती, तो एक गवर्नमेंट आती है जिसको हम कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, यानी कि ये उस टाइम पीरियड के लिए होती है जिस टाइम पीरियड में इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो उसकी पावर्स वगैरह को डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब ये क्यों इसकी बात हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं पंजाब में और केपीके में जब डिले हुए थे तो केयर टेकर सेटअप बहुत ज़्यादा देर तक बढ़ गया था, इवन पाकिस्तान पूरे में। तो तब ये बहुत ज़्यादा कॉल हुई थी कि केयर टेकर सेटअप की गवर्नमेंट को भी हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी चाहिए, लेकिन एज एवरीथिंग गवर्नमेंट का इस चीज़ पे भी फोकस नहीं है।
इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड एक और मैटर है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो इंश्योर करा सकें कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने इग्नोर की हुई है। फिर हमारे पास आता है जी एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड को कौन सी चीज़ आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 163A। ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहता है, इसने 18th अमेंडमेंट के बाद ये आर्टिकल आया था और इसने बेसिकली बताया था कि किस तरह से जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, यानी कितना शेयर फेडरेशन के पास जाएगा और कितना शेयर प्रोविंसेस के पास जाएगा। तो इसने बेसिकली आपके इस अवार्ड ने बताया था कि प्रोविंसेस का शेयर उसने इंक्रीज़ करके 57.5% कर दिया था, यानी कि जो फेडरल का शेयर है वो 42.5% है, वो शेयर बहुत कम है। और बहुत सारी बात इस हवाले से होती है कि ये एनएफसी अवार्ड को रिवाइज़ किया जाए, चेंज किया जाए, ताकि जो फेडरेशन है आपकी जो कि रिसोर्स डेफिशिएंट है उस तक जो है ना अच्छी अमाउंट या अच्छा शेयर ऑफ अमाउंट प्रोवाइड की जा सके। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है, डिबेट और डिस्कशन की ज़रूरत है, इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट का इस पर भी फोकस नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा गवर्नेंस के मसाइल हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टीट्यूशन वीक हैं, अकाउंटेबिलिटी के गैप्स हैं, लेकिन एज एवरीथिंग गवर्नमेंट इसके ऊपर भी फोकस नहीं कर पी। कर किस चीज़ पे फोकस रही है जिससे सिर्फ उनको ही जो है फ़ायदा हासिल होगा, और वो क्या है कि जुडिशरी पे कंट्रोल वो किसी ना किसी तरह से हासिल करना चाहती है। करना क्या चाहिए जी? द वे फॉरवर्ड है कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें ताकि आप अमेंडमेंट ऐसी लेकर आएँ जिसमें पाकिस्तान में यूनिटी पैदा हो, ना कि आप पाकिस्तान को फर्दर डिवाइड करें। अब सबको पता है कि जुडिशरी का कंट्रोल गवर्नमेंट क्यों हासिल करना चाह रही है, ताकि जो पीटीआई है उसके ऊपर फुल जो है ना उसको साइड लाइन कराया जा सके। तो इससे क्या होगा, आपकी कंट्री के अंदर पोलराइजेशन मज़ीद इंक्रीज़ होगी, डिवीजन इंक्रीज़ होगी, बजाय इसके कि आप कंट्री को यूनाइट कर पाएँ। इसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व करें। इवन इफ़ यू हैव टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट, मेक श्योर कि वो अमेंडमेंट आप आइसोलेशन में नहीं लेकर आ रहे। आप अपोजिशन पार्टीज़ को, पर्टिकुलरली एक ऐसी पार्टी को जिसकी सबसे ज़्यादा आप कह लें फॉलोइंग है या वोटर्स हैं, उसको आप ज़रूर इंक्लूड करें इस प्रोसेस में। फिर आप जो बैलेंस करें जुडिशियल रिफॉर्म्स को विद नेशनल प्रायोरिटीज़, जो कि हमने डिस्कस की, जो कि तमाम इग्नोर हो रही हैं। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स भी लेकर आएँ, लेकिन उसके साथ साथ आप जो नेशनल या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उनको भी केटर करें। शो पोलिटिकल ग्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद करंट स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी, यानी कि अगर आपको मेजॉरिटी मिल ही गई है तो आप ये इंश्योर करें कि अब आप पोलिटिकल ग्रेस इंश्योर करें, यानी आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, बजाय इसके कि आप एक ऑलरेडी जो अपोजिंग पार्टी है जो कि शैम्बल्स में है इस वक्त, उसको आप मज़ीद जो है ना दीवार के साथ लगाने की कोशिश करें। अब हमारा नेक्स्ट आता है एडिटोरियल। नेक्स्ट एडिटोरियल है अबाउट वॉर ऑन जर्नलिस्ट, यानी कि आप जर्नलिस्ट को, जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनके ऊपर जो वॉर हुई कैरी आउट हो रही है, और ये कहाँ हो रही है जी? गाज़ा में हो रही है। गाज़ा में कंटिन्यूस एफर्ट्स की जा रही हैं कि वॉइस को जो है साइलेंस किया जाए। क्यों? क्योंकि यही वो वॉरियर्स हैं जो कि दुनिया तक गाज़ा में जो भी एट्रॉसिटीज़ कमिट हो रही हैं वो दिखा रहे हैं। तो जब इनको टारगेट किया जाएगा तो बेसिकली आप गाज़ा की वॉइस को ख़त्म कर देंगे। अब हुआ क्या है जी, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली जो है डेडली अटैक्स हो रहे हैं जर्नलिस्ट के ऊपर। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक अवार्ड याफ्ता कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जर्नलिस्ट थे, जिनका नाम था अनस अल शरीफ, अल जज़ीरा से ये ताल्लुक़ रखते थे। इनके ऊपर अल शिफा हॉस्पिटल के पास जो है उसके टेंट के पास अटैक किया गया और इनको किल किया गया। अब ये जो इसराइल है, इसको कहा जा रहा है कि ये जानबूझ के जो है जर्नलिस्ट को अटैक कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? ताकि वो बेसिकली चाहते ही हैं कि जो भी वो जेनोसाइड वहाँ कमिट कर रहे हैं वो दुनिया को ना दिखाया जा सके। और उसने, इसराइल ने जो फ़ॉरेन जितने भी जरीदे हैं उनको तो पहले ही बैन किया हुआ है कि वो गाज़ा के अंदर से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी न्यूज़ वगैरह है ये कौन शो करता है? उनके लोकल जर्नलिस्ट ही शो करते हैं। अब ये जितने भी अटैक्स हैं इनमें हमें एक पैटर्न नज़र आता है। वो पैटर्न क्या है कि जी इज़राइल ऑफिशियल्स जो हैं वो इनको अटैक करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये जो है हमास के फाइटर्स हैं, इसलिए हमने इनके ऊपर अटैक किया है। अब कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने बेसिकली इस सारी सिचुएशन को क्या है का है, रियल लाइफ थ्रेट का है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अक्टूबर 2023 से लेके अब तक कोई 270 प्लस मीडिया वर्कर्स हैं जिनको किल किया जा चुका है। और इनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने में आ रही हैं, जितनी भी जर्नलिस्ट की फैमिलीज़ हैं, क्योंकि उनको भी डेलिब्रेटली टारगेट किया जाता है ताकि जर्नलिस्ट को रोका जाए कि वो कोई भी ऐसा स्टेप लें या कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग वगैरह करें। और इसमें हमारे पास इससे पहले भी 2022 में एक प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है जिसमें शीरी अबू
अकले को भी किल किया गया था। तो ये भी उनको डेलिब्रेटली टारगेट करके किल किया गया था और उनकी फैमिली को भी फिर बाद में बहुत तंग किया गया था। अब जर्नलिस्ट को क्यों अटैक किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाज़ा में एक कंटिन्यूस स्टारवेशन यानी भूख वगैरह कंटिन्यू है, लोगों को किस तरह से भूखा रखा जा रहा है। और इवन जो कि कैंप्स में लोग हैं उन जहाँ पे एड वगैरह दी जा रही होती है या खाना आप समझें कि बांटा जा रहा होता है, वहाँ पर भी फिर लोगों को टारगेट किया जाता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है और सिविलियन कैजुअलिटीज़ और डिस्ट्रक्शन है। अब ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वॉर में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें आप बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं कर सकते, सिविलियन प्लेसेस को टारगेट नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रिंसिपल्स निगेट किए हैं इसराइल ने और यही तमाम चीज़ें जर्नलिस्ट शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जर्नलिस्ट को डेलिब्रेटली इसराइल टारगेट कर रहा है। अब इसराइल क्या कहता है जी कि वो कहते हैं कि हम किसी इस तरह की वो कोई भी अटेम्प्ट्स जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हों या डॉक्यूमेंट हो रही हों, इसके वो अगेंस्ट है और इस वास को वो बंद करना चाहता है, इसलिए वो इस तरह की किलिंग्स वगैरह करता है। और वो कहता गया है कि ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं इनका हमास से कोई ना कोई ताल्लुक है या ये मिलिटेंट्स हैं, इसलिए इनको मारना जस्टिफाइड है। अब इसराइल में ऑलरेडी एक जो गाज़ा है उसमें मीडिया ब्लॉकेड उन्होंने किया हुआ है, इसके ऊपर वो टारगेटेड किलिंग्स भी अगर करेंगे जर्नलिस्ट की, तो इसका क्या मतलब है कि उधर से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पर कंप्लीट कंट्रोल इसराइल हासिल कर लेगा। तो जब कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लेगा तो दुनिया को एग्जैक्ट सिचुएशन उस एरिया की नहीं पता चल सकेगी। कॉल फॉर जस्टिस, जर्नलिस्ट कंटिन्यू वर्किंग डिस्पाइट डेंजर, पर्सनल लॉस एंड ग्रीफ। इन तमाम बुरी हालात के बावजूद भी जर्नलिस्ट जो हैं वो एक सीसा पलाई हुई दीवार बने हुए हैं और वो वहाँ पे अपना काम कंटिन्यू किए हुए हैं। अब इस सारी सिचुएशन से दुनिया के लिए कुछ सवालात उठते हैं और वो ये हैं कि विल डिफेंडर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम डिमांड जस्टिस फॉर अनस अल शरीफ एंड अदर्स। यानी कि जो दुनिया में वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रेस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं, वो क्या इन जर्नलिस्ट के लिए आवाज़ उठाएंगे, पर्टिकुलरली अनस अल शरीफ के जो कि एक ऑलरेडी एक अवार्ड याफ्ता जर्नलिस्ट है, या वो चुप कर देंगे इस सारी एट्रोसिटीज़ पे? तो ये एक क्वेश्चन है फॉर द वर्ल्ड कि उनकी मोरालिटी भी इसके थ्रू जज होगी। और इसके ऊपर जो आपकी कमेटी है जिसने प्रोटेक्शन देनी है जर्नलिस्ट को, उसने क्या स्टेटमेंट दी है कि इसराइल इज़ मर्डरिंग द मैसेंजर्स, यानी वो लोग जो कि मैसेज फैला रहे हैं उसको इसराइल डेलिब्रेटली मर्डर कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि अर्जेंट लेवल पे दुनिया में एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म लेकर आया जाए जिसके ऊपर सवाल जवाब हों इसराइल से कि ये किन लॉज के थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहा है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस आवर लास्ट एडिटोरियल। हमारा लास्ट एडिटोरियल है अबाउट क्लाइमेट्स ह्यूमन टोल, यानी कि क्लाइमेट के नुकसानात ऑन ह्यूमन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो अभी ये किस चीज़ के बारे में है? ये दन्योर के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है उसमें जो तबाही वगैरह कॉज हुई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं। होता क्या है जी कि 7 जो है यंग वॉल्टियर्स गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि वो वफात पा जाते हैं इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से। अब कर वो क्या हो रहे होते हैं कि ये जो फ्लड्स आए थे गिलगित बल्तिस्तान में, इसकी वजह से जो वाटर सप्लाई का निज़ाम ख़राब हो गया था उसको वो ठीक कर रहे थे, यानी उन्होंने वॉलंटियर किया था। अब इसको ठीक करते करते वो खुद ही इस पानी में डूब गए और 7 वॉलंटियर जो हैं वो मर गए। अब इसका कॉज क्या है? देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट की, ना कि वॉलंटियर्स की, कि वो अपने ओन पे अपनी लाइफ को डेंजर में लेकर आके उधर ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन क्योंकि स्टेट ने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि लोगों के असल मसाइल क्या हैं, तो स्टेट का इन एक्शन था जिसकी वजह से लोगों को खुद मजबूर हुए कि वो इसके ऊपर खुद कोई ना कोई स्टेप लें और ये करते करते वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि एक तो क्लाइमेट के तो नुकसानात हैं, इसके साथ साथ एक इक्वल थ्रेट मल्टीप्लायर है और वो क्या है कि गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस, यानी कि गवर्नेंस का क्राइसिस पाकिस्तान में उतना ही नुकसानदेह है जितना कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में नुकसानदेह है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से जो एक फैक्ट है मैंने इसमें वो पोस्ट किया है और वो ये है कि जी जो ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में वो 60 मीटर्स पर ईयर जो है मेल्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या मतलब है कि जो 30% पाकिस्तान अपनी आइस है वो लूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शदीद फ्लड्स हैं, कहीं पे शदीद जो है कहत हैं और आपको इकोलॉजिकल डैमेज पाकिस्तान विटनेस कर रहा है। अब इस सब में सारी जो फ्रंट लाइन पे है या आप कह लें कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एरिया है दैट इज़ गिलगित बल्तिस्तान। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, जो रेन है उसका पैटर्न चेंज हो गया है, या तो बिल्कुल रेन नहीं होती या तो अगर होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास इतने मीन्स और मेजर्स नहीं है जिसके थ्रू आप इस सिचुएशन से डील कर सकें। फ्लैश फ्लड्स होते हैं जिसकी वजह से जोग्राफी चेंज हो रही है कि अगर आपके
वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग है या आपका पूरा का पूरा एक पहाड़ ही मेल्ट हो गया है, तो आप देखते हैं कि उसकी जो जगह की डायनामिक्स है वो टोटली चेंज हो जाते हैं। अभी हमें देखने में क्या मिला कि जुलाई ही के महीने में बाबूसर में भी फ्लड्स आए, फिर जुलाई में ही दैन्योर के अंदर फ्लड्स वगैरह आए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। अब आपको पता है ये वो एरिया है जो कि पाकिस्तान के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए, और इधर आपकी ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ऑलरेडी वेरी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे ब्रिजेस, रोड्स, क्रॉप्स, इरिगेशन सिस्टम तमाम के तमाम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। फिर आपका जो है कंप्लीट वैलीज जो हैं वो कट ऑफ हो जाती हैं। यानी कि जिस तरह अभी ये वाक़या भी थोड़ी देर पहले जुलाई में ही हुआ था बाबूसर वाला, तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से वो पूरी वैली कट ऑफ होगी। जब वैली कट ऑफ हो जाती है तो उधर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसमें इरीगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फूड की रिसोर्सेज वगैरह नहीं पहुंच पाती, तो आपका बिजनेस भी ख़राब होता है, लोगों की लाइफ्स भी ख़राब होती हैं। करना क्या चाहिए, हमें इमीडिएट एक्शन भी लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म मेजर्स भी करने चाहिए। इमीडिएट एक्शन में आपको देखना चाहिए कि पानी की स्टोरेज के लिए मैकेनिज्म वगैरह बनाएं। रिपेयर डैमेज लिंक्स बिफोर मोर लाइव्स आर एट रिस्क, यानी कि जो ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि आपका वीक है या ख़राब है या काफ़ी पुराना हो गया, उसको पहले ही आप उसको ऊपर आइडेंटिफाई करें और उसको रिपेयर करें, इससे पहले कि इस तरह की कोई सिचुएशन वहाँ हो और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। लॉन्ग टर्म में हमें क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमें क्लाइमेट की तरफ एडाप्टेबिलिटी करनी पड़ेगी। आपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपको क्लाइमेट का एस्पेक्ट उसमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज़ है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किए बगैर पाकिस्तान अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। इसके साथ साथ हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने चाहिए, जिसमें लोगों को हम इवैक्यूएट कराएं उन जगह से 3-4 दिन का नोटिस पहले ही दे के। इसमें आपको जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको और वेदर अपडेट्स वगैरह को एनालाइज करना पड़ेगा, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का एस्पेक्ट लेकर आना पड़ेगा और एक हाई स्टैंडर्ड वार्निंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। और लास्टली आपको अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, यानी कि ट्रेन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम्स बनाई जाएँ गिलगित बल्तिस्तान में, जो इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो उनको पता हो कि हमने किस तरह से इससे डील करना है। तो ज़रूरत किस बात की है कि ये जो डेन्योर के अंदर वाक़या हुआ है, इसको ना सिर्फ हम ये देखें कि ये वाक़या हो गया और हम इसमें लाइव्स काउंट करें और स्टार्ट्स की तरह इसको सिर्फ बना लें, बल्कि इसको एक सबक के तौर पे लें और इससे सबक सीखें और अपना फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए चार्ट आउट करें। ओके, सो ये जितनी भी डिस्कशन हमने की है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये ऐसे वगैरह से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी भी आप अगर देखें तो तहसीलदार का जो पंजाब में पेपर हुआ है उसके ऐसे के पेपर में फ़र्स्ट टॉपिक ही था पाकिस्तान क्लाइमेट क्राइसिस, चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो ये जितने भी एडिटोरियल्स या ओपिनियन में हम बातें डिस्कस कर रहे होते हैं ये इरेलीवेंट नहीं होती, ये आपके ओपिनियंस फॉर्म कर रहे होते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि अगर कोई भी एक टॉपिक आ जाए तो उसके ऊपर आपके पास कितनी आर्ग्यूमेंट्स डेवलप हो सकती हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों को आप इस तरह के पेपर्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये वाला पेपर तो बिल्कुल इस वीकेंड पे हुआ है, तो आप देखें कि कितना करंट और रेलिवेंट है जो आज हमने सारी डिस्कशन की है उससे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।